Hello students, welcome back to JE classes. I am Nitanshi Singh, your CS mentor and I am teaching you discrete structures and theory of logics. तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का वन शॉट, ठीक है। पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थियरी ऑफ लॉजिक्स में जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उन सभी को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल, टोटोलॉजी, सैटिस्फाइबिलिटी, कॉन्ट्रडिक्शन, अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, थ्योरी ऑफ इन्फरेंस पढ़ी थी, याद है? सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था। प्रेडिकेट लॉजिक, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट, ठीक है। वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज क्या होते हैं ये भी बताया था। उसके बाद क्वांटिफायर्स कौन कौन से होते हैं वो भी बताया था। इन्फरेंस थ्योरी ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, तो ये सब हम दोबारा से रिवाइज करेंगे आज। तो प्रोपोजिशन बेटा क्या होता है आपके पास? प्रोपोजिशन आपके पास वो स्टेटमेंट होती है जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट एक साथ दोनों नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकती स्टेटमेंट एस जो है वो ट्रू भी है एंड साथ के साथ वो फॉल्स भी है, नहीं। या तो स्टेटमेंट एस ट्रू होगी या तो स्टेटमेंट एस फॉल्स होगी, बट एक साथ दोनों नहीं होंगी, ठीक है। A proposition is a declarative statement that is either true or false, या तो true या तो false, but not both, ठीक है। They are called boolean variable boolean variables और logic variables। बेटा boolean variables क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें दो ही वैल्यूज देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? boolean variable। इतनी चीज समझ आ गई? या फिर लॉजिक वेरिएबल्स। देन हमारे पास दो टाइप के प्रोपोजिशन होते हैं। एक होता है सिंपल प्रोपोजिशन जिसको हम एटॉमिक प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ये क्या होता है? सिर्फ एक स्टेटमेंट, ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आप किसी मतलब इसमें क्या होता है? वन स्टेटमेंट। बेटा या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। इसको आप और नहीं तोड़ सकते। एटॉमिक मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, जो फर्दर ब्रेक डाउन ना, मतलब जिसको फर्दर तोड़ा ना जा सके, ठीक है। cannot be broken down into simpler propositions। then compound proposition क्या होता है? दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस मिलकर जो प्रोपोजिशन बनता है वो होता है कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा अटोमिक प्रोपोजिशन मिलकर क्या बनता है? कंपाउंड प्रोपोजिशन। एंड दो या दो से ज्यादा अटोमिक प्रोपोजिशन को आप कैसे कनेक्ट करते हो? लॉजिकल कनेक्टिव से। किससे कनेक्ट करते हो बेटा? लॉजिकल कनेक्टिव से, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई? A proposition is formed by combining two or more simple propositions using logical connectives। अगर मैं एग्जांपल्स लूं, मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा? कंप्यूटर साइंस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है इसमें आपको ज्यादा थ्योरी तो लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूं, ये क्या हो गया आपके पास? एटॉमिक प्रोपोजिशन जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। फर्दर आप इसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूँ दैट CS is a scoring and practical subject। तो बेटा इसको आप सिंपल प्रोपोजिशन में भी तो ब्रेक कर सकते हो। कैसे? पहला प्रोपोजिशन बनेगा कंप्यूटर साइंस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, दूसरा प्रोपोजिशन क्या बनेगा? कंप्यूटर साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आपने इस कंपाउंड स्टेटमेंट को इस कंपाउंड प्रोपोजिशन को दो एटॉमिक प्रोपोजिशंस में तोड़ दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ पर क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा
सिंपल प्रोपोजिशन मिलकर बनता है, ठीक है। देन कनेक्टिव्स, हमने बात की कि कनेक्टिव्स के थ्रू हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में क्या होता है हमारे पास कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या काम करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम। तो वैसे प्रोपोजिशन को जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव्स। सो क्या होता है कनेक्टिव्स बेटा आपके पास, वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, दैट CS इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। और इसी में दूसरा प्रोपोजिशन क्या हो गया, CS इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो इसका जब आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, कनेक्टिव यूज करोगे, दैट इज एंड। तो आप क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये चीज हट जाएगी, ठीक है। सो कंपाउंड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स और द फ्रेजेस यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। दे डिफाइन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपोजिशंस। अब कनेक्टिव्स किसके बीच में काम करता है बेटा, दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस के बीच में काम करता है। तो वो क्या करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है हमें दो कनेक्टिव्स के बीच की, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो भी है, ठीक है, सॉरी दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस के बीच की लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। मतलब मैंने बोला मेरे पास एक पी प्रोपोजिशन थी और एक मेरे पास क्यू प्रोपोजिशन थी, ठीक है। ये दोनों क्या थी, एटॉमिक प्रोपोजिशंस, ठीक। फिर इनसे क्या बना, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन पी क्यू, ठीक है। अब पी क्यू ट्रू है या नहीं, ठीक है, पी क्यू ट्रू है या फॉल्स, ये किस पर डिपेंड करेगा बेटा, पी पर एंड क्यू पर इंडिविजुअली, कि अगर किसी स्टेटमेंट में पी ट्रू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड की बात हो रही है, तो पी क्यू, पी एंड क्यू, राइट। सो अगर पी ट्रू है और ये आपके पास क्या है, एटॉमिक प्रोपोजिशन, और ये आपके पास क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन, राइट। सो अगर आपके पास पी जो है बेटा वो ट्रू है और क्यू आपके पास फॉल्स है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो कनेक्टिव लगा है दैट इज और, कनेक्टिव क्या लगा है बेटा, तो और के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ट्रू। रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं बोलूं ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का जो रिजल्ट है वो बेटा किस पर डिपेंड कर रहा है, इंडिविजुअल एटॉमिक प्रोपोजिशंस पर, ठीक है। एंड रिजल्ट कैसे आ रहा है, कनेक्टिव लगाकर, क्योंकि कनेक्टिव क्या बताता है हमें, द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपोजिशंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर आता है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस। फिर आता है बेटा आपके, सॉरी, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। प्रोपोजिशंस तो आपके पास दो टाइप के थे, सिंपल और कौन सा था बेटा, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा सिंपल कनेक्टिव्स, सॉरी प्रोपोजिशंस को जोड़ते हो वाया कनेक्टिव्स, ठीक है। फिर हमने कनेक्टिव्स जाना, कनेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स और फ्रेजेस जो दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को जोड़ते हैं और उनके बीच का क्या बताता है, लॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव बेटा हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉट, नॉट मतलब नेगेशन। अगर मैं बोल रही हूँ इट इज रेनिंग या नहीं, शी इज साइक्लिंग, ठीक है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, शी इज नॉट साइक्लिंग, है ना। So if P is the proposition, then negation of P is the proposition which is true when P is false and false when P is true. तो आपके पास जब P true होगा तो P negation बेटा क्या हो जाएगा, false, and जब P negation false होगा, सॉरी जब P false होगा तो P negation बेटा क्या हो जाएगा, true। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बोलूं मुझे इसका negation निकालना है, ठीक है,
मुझे ऑलरेडी नेगेटिव स्टेटमेंट का क्या निकालना है, नेगेशन। जो पहले से नेगेटिव है उसको और नेगेटिव बनाना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इस नेगेशन से उल्टा काम होता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शी इज साइक्लिंग। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और आप नोट को कैसे डिफाइन करते हो, मतलब डिनोट करते हो, ये दो तरीके आपके पास नेगेशन को डिफाइन करने के। तो ये भी आपके पास एक करेक्टिव होता है, इसकी ट्रूथ टेबल बेटा यही थी। ट्रू क्या हो जाता है, फॉल्स, फॉल्स क्या हो जाता है बेटा, ट्रू। अब तक तो ट्रूथ टेबल्स याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। फिर कंजंक्शन क्या होता है बेटा आपके पास, एंड। आप मतलब एंड कब, मतलब एंड की जो कंडीशन होती है बेटा वो कब होती है, जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू हो। एंड आपके पास कब ट्रू होगा, जब आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। और अगर आपके पास एक भी फॉल्स आया तो आप जो कंजंक्शन है या जो आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है। सो इफ P and Q are two proposition, then conjunction of P and Q is a proposition in which true, मतलब which is true when both P and Q are true। अगर आपके पास P and Q दोनों ट्रू हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट P and Q दोनों ट्रू है तो P and Q तभी ट्रू होगा, ठीक है। एंड का क्या मतलब होता है, कंपल्सन, कि आपको करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टू स्टडी एंड स्लीप, तो उसे पढ़ना भी है एंड उसको सोना भी है, तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं बोल दूं कि उसने पढ़ाई तो की नहीं और वो सो गई, तो ये कंडीशन क्या होगी बेटा, फॉल्स, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, उल्टे वी से। लॉजिकल टेबल्स तो आगे ही बना लेंगे, चलो। डिसजंक्शन बेटा आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू है और मतलब चॉइस होती है, शी विल गो टू टेम्पल और मार्केट, ठीक है, या तो वो मंदिर जाएगी या तो वो कहाँ जाएगी, मार्केट। इतनी बात समझ आ गई। अगर इनमें से एक जगह भी चली गई तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ये कंडीशन बेटा क्या हो जाएगी, ट्रू। और अगर ना तो वो मंदिर गई ना तो वो मार्केट गई तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो मतलब आउटिंग के लिए दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, या तो मंदिर जाएंगे या तो मार्केट जाएंगे, ठीक है। अब एक भी जगह चले गए तो उनकी आउटिंग हो गई। एंड अगर दोनों में से कहीं नहीं गए तो बेटा वो फॉल्स ही हो गया, दोनों घर पे सो गए, ठीक है। So P and Q are two proposition and then disjunction of P and Q is the proposition which is true when either P or Q or both are true, otherwise false। मतलब इसको फॉल्स करने के लिए दोनों कंडीशन को फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। Then comes exclusive or। exclusive or क्या होता है बेटा आपके पास, an exclusive disjunction is true only when exactly one of the proposition is true। मतलब एक्सक्लूसिव और क्या होता है कि आपके पास अगर दो कंडीशन फॉल्स है तो भी आपके पास फॉल्स ही आएगा, आपके पास दो कंडीशन ट्रू हैं तो भी बेटा आपके पास क्या आएगा, फॉल्स। एग्जैक्टली एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा, दोनों अगर ट्रू हैं तो क्या आएगा बेटा, फॉल्स। तो एग्जैक्टली एक को ट्रू होने का क्या मतलब है, पी ट्रू क्यू फॉल्स, तो बेटा आपके पास ट्रू आएगा। पी फॉल्स क्यू ट्रू, तो बेटा आपके पास तब भी ट्रू आएगा। तो एग्जैक्टली वन ट्रू होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का मतलब समझ आया, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नॉट बोथ, दोनों ट्रू होंगे तो भी क्या कंडीशन होगी बेटा आपके पास, फॉल्स। सो इट रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस एंड इज डिनोटेड बाय पी एक्सक्लूसिव और एक्सॉर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, क्यों। आगे बढ़े। देन वी हैव कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या होती है, P implies Q, P implies Q, ठीक है। अगर P होगा तो Q होगा, मतलब if P then Q, if P then Q,
ये आपके पास एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है, जब आपके पास क्यू क्या होता है बेटा, फॉल्स। वो कौन सी कंडीशन होती है, जब आपके पास क्यू क्या होता है, फॉल्स। ठीक है बेटा। सो इम्प्लीकेशन वाली कंडीशन बेटा कहाँ फॉल्स होती है, जहां पर आपके पास क्यू फॉल्स होता है एंड पी ट्रू होता है, बाकी हर कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रू। सो द स्टेटमेंट asserts that if p is true then q must be true। मैंने बोला अगर if she wakes up, ठीक है, if she wakes up she'll go to the market, ठीक है, if she wakes up she will go to the market, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। और फॉल्स फॉल्स में भी ट्रू हो जाएगा, कैसे, इफ शी विल नॉट वेक अप, ठीक है, शी विल नॉट गो टू द मार्केट, बात तो सच है ना, ट्रू है, ठीक है। सो उसका भी क्या आता है केस आपके पास, ट्रू। तो कौन से ही केस में गलत होता है, दैट इज पी आपके पास ट्रू है एंड क्यू आपके पास फॉल्स है, तो आपके पास फॉल्स आएगा। मतलब if she doesn't wake up she will go to the market, नहीं सॉरी, if she wakes, हाँ, if she wakes up she will not go to the market, if she wakes up p आपके पास ट्रू है, she will not go to the market, ठीक। अगर वो उठ गई तो वो मार्केट नहीं जाएगी, तो बेटा ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। देन उसके बाद आती है आपके पास बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बेटा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास, p implies q एंड q implies p। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p implies q एंड q implies p, ठीक है। A biconditional statement is true when p and q have the same truth values। अगर p and q की सेम ट्रुथ वैल्यूज हैं, देखो मतलब सॉरी, अगर p and q की सेम ट्रुथ वैल्यूज है तो ही वो ट्रू होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है। अगर सेम ट्रुथ वैल्यूज है, मैं बोलूँ p and q दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, p and q दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू, बट अगर p ट्रू है q फॉल्स है तो क्या आएगा बेटा, फॉल्स। एंड अगर p फॉल्स है q ट्रू है तो भी बेटा क्या आएगा आपके पास, फॉल्स, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन टू प्रोपोजिशन। ये दो प्रोपोजिशंस के बीच का क्या बताता है आपको, लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। देखो लॉजिकल कनेक्टिव्स की टेबल बनाते हैं। पहला क्या था बेटा, नेगेशन, तो p नेगेशन p, तो बेटा ये जीरो तो ये वन, ये वन तो ये जीरो, जीरो इज फॉर फॉल्स एंड वन इज फॉर ट्रू, ठीक है। फिर आता है बेटा आपके पास कंजंक्शन। ट्रुथ टेबल्स बनाना सीख लो, क्योंकि इसकी नीड पड़ सकती है बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में आते हैं बनाने के लिए। तो बेटा ये p है, ये q है, ये p एंड q है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। सो ट्रू ट्रू क्या देगा बेटा, ट्रू, बाकी केसेस में क्या आएगा, फॉल्स। मतलब इसका कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होने के लिए हमारे पास दोनों ही एटॉमिक प्रोपोजिशंस ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा डिसजंक्शन। p q p और q, ठीक है। सो ये क्या है बेटा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक भी ट्रू है तो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या आएगा बेटा, ट्रू, ठीक।
उसके बाद आता है आपके पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन बोल लो या फिर कंडीशनल बोल लो, दैट पी इम्प्लाइज क्यू। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। सो बेटा ये कहाँ किस कंडीशन में फॉल्स था आपके पास, जहां पर पी जो मतलब पी ट्रू था एंड क्यू फॉल्स था, बस एक उसी कंडीशन में फॉल्स था, बाकी सब में क्या था बेटा ये ट्रू, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वी हैव बाय कंडीशनल। पी क्यू पी एंड क्यू, मतलब बाय कंडीशनल क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो बेटा जहां पर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है वो आपके पास ट्रू होगा, एंड जहां पर आपके पास दोनों वैल्यूज अलग है वहां पे बेटा फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पी इम्प्लाइज क्यू देख रहे हो तो पी इम्प्लाइज क्यू में ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। फिर आप क्यू इम्प्लाइज पी देखो, तो क्यू इम्प्लाइज पी जब देखोगे तो बेटा पहली कंडीशन क्या है ट्रू, दूसरी कंडीशन क्या है फॉल्स, तो ये भी क्या आएगा आपके पास फॉल्स। एक और पढ़ा तभी एक्सक्लूसिव और ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। इसमें क्या होता है बेटा, जहां पर वैल्यूज आपके पास क्या है सेम, वहां पर आपको क्या मिलेगा, जहां पर वैल्यूज आपके पास सेम है वहां पर आपको मिलेगा फॉल्स, एंड जहां पर आपके पास वैल्यूज मतलब एटलीस्ट क्या था एग्जैक्टली वन क्या है ट्रू, क्या कंडीशन थी बेटा, जहां पर आपके पास एग्जैक्टली वन ट्रू है तो वो हो जाएगी कंडीशन ट्रू, एंड जहां पर आपके पास ट्रू नहीं है या फिर एक से ज्यादा ट्रू है वो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास फॉल्स। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली वन ट्रू, कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब कंपाउंड प्रोपोजिशन कब ट्रू होगा, व्हेन देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या है सेम वैल्यूज पर ट्रू है, ठीक है, जहां पर सेम ट्रूथ वैल्यूज है वहां पे ट्रू है, जहां पे डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज है वहां पे फॉल्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। कन्वर्स क्या होता है, जब आप इम्प्लीकेशन का क्या कर दोगे उल्टा, द कन्वर्स इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। बेटा हाइपोथेसिस क्या होता है आपके पास पी, मतलब जो भी आप स्टेटमेंट्स मान के चल रहे हो कि वो सच है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, द स्टेटमेंट्स व्हिच आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू, ठीक है। और कंक्लूजन क्या होता है, जब आप उनसे कुछ कंक्लूजन निकालते हो, ठीक। इतनी बात क्लियर है।
कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, ठीक है, तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग थोड़ा सा हो गया नेटवर्क इशू। अब उसके बाद स्टार्ट मतलब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ छोड़ा था, दैट इज कन्वर्स। द कन्वर्स इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। मैं आपको बता रही थी सॉरी मैं आपको क्या बता रही थी कि हाइपोथेसिस क्या होता है। सो हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि वो है ट्रू, ठीक है। हाइपोथेसिस आर द स्टेटमेंट व्हिच आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू। उसके बाद उन हाइपोथेसिस से क्या कंक्लूजन आ रहा है उसको हम बोलेंगे कंक्लूजन, ठीक है। जो भी उसकी वैल्यू आ रही है ट्रू फॉल्स, तो वो बेटा क्या हो जाएगा उसका कंक्लूजन, ठीक है। सो कन्वर्स में देखो ये था इंप्लाइज वाली कंडीशन, ठीक है। ये क्या था आपके पास हाइपोथेसिस, ये क्या था आपके पास कंक्लूजन, राइट। दिस वाज हाइपोथेसिस, दिस वाज कंक्लूजन। अब कन्वर्स में क्या होता है, ये कर देते हैं हम रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास Q इम्प्लाइज P, क्या हो जाएगा Q इम्प्लाइज P। इतनी बात क्लियर है। तो कन्वर्स कैसे बनता है, जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं किसको, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन को। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिंग बोथ द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। बेटा जब हम इनवर्स पढ़ रहे थे तो क्या था, ए का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं तो वो a रेज़ टू द पावर -1 था, और अगर मैं a का एडिटिव इनवर्स निकालूं तो बेटा वो क्या था -a, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, नेगेट ही तो कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ पर भी नेगेट ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लासेस में दिए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताने आई हूँ, वन शॉट में उतना ही हो पाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल लास्ट रिवीजन होता है, लास्ट टाइम रिवीजन, ठीक है। सो इम्प्लीकेशन में क्या मतलब, इम्प्लीकेशन में अगर आप हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को दोनों को नेगेट कर दो तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास इनवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर चलो एक एग्जाम्पल लें कि if she studies she will complete the syllabus, ठीक है। ये हो गया मेरा इम्प्लीकेशन। अब अगर मैं इसका निकालू बेटा इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स निकलेगा तो क्या होगा, इफ शी डज नॉट स्टडी शी विल नॉट एबल टू मतलब शी विल नॉट कंप्लीट द सिलेबस, राइट। इनवर्स हो गया, और कन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, इफ शी विल कंप्लीट द मतलब इफ शी विल कंप्लीट द सिलेबस दैट मीन्स दैट शी स्टडीज, इफ शी कंप्लीट्स द सिलेबस देन शी स्टडीज, ठीक है। बात समझ आ रही है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग एंड नेगेटिंग, मतलब कन्वर्स कर रहे हो किसका, मतलब इनवर्स कर रहे हो किसका, कन्वर्स का। पहले आपने इम्प्लीकेशन को क्या किया बेटा, रिवर्स, दैट इज कन्वर्स। तो ये क्या हो जाता है आपके पास Q implies P, एंड उसके बाद what you did negation, that is inverse। तो इनवर्स का क्या मतलब हो जाता है, इनवर्स Q सॉरी नेगेशन Q implies negation P। इतनी बात समझ आ गई। सो द कॉन्ट्रापॉजिटिव इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग एंड नेगेटिंग बोथ द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन। क्लियर है, हर चीज को एग्जाम्पल देकर समझाया था, ठीक। और ये तीनों थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कम्स टोटोलॉजी। बेटा टोटोलॉजी क्या होता है, अ टोटोलॉजी इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी क्या होता है, जब आप एटॉमिक प्रोपोजिशंस को मिक्स करते हो, मतलब ज्वाइन करते हो, जैसे मैं बोलूँ एटॉमिक प्रोपोजिशन 1, एटॉमिक प्रोपोजिशन 2, एंड आप किसी भी कनेक्टिव से इन्हें ज्वाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बना रहे हो, ठीक है। सो आप इसकी कोई भी वैल्यू लो, इसकी मतलब इस वाले एटॉमिक प्रोपोजिशन की कोई भी वैल्यू ले लो, इस वाले एटॉमिक प्रोपोजिशन की कोई भी वैल्यू ले लो, बट क्या आएगा, जो आपके पास रिजल्टेंट प्रोपोजिशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। सो द टोटोलॉजी इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपाउंड कंपोनेंट प्रोपोजिशन इज। अगर ये दोनों फॉल्स फॉल्स भी है ना बेटा, तो भी आपके पास क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। सो अगर लास्ट कॉलम में जो रिजल्टेंट कॉलम है, जो लास्ट कॉलम है, उसमें हमेशा आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ट्रू, तो वो आपके पास कौन सी कंडीशन है, टोटोलॉजी,
वो क्या है बेटा आपके पास, टोटोलॉजी। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, टोटोलॉजी का उल्टा। कंपोनेंट प्रोपोजिशन की बेटा कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कंपोनेंट प्रोपोजिशन या एटॉमिक प्रोपोजिशन जिससे मिलके आपको कंपाउंड प्रोपोजिशन बन रहा है, उसकी कोई भी वैल्यूज है, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके पास जो लास्ट कॉलम है दैट इज योर रिजल्टेंट कॉलम, उसमें से फॉल्स आ रहा है, देयर इज नो ट्रू, तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अगर लास्ट कॉलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रू ट्रू आ रहा है, ठीक है, सारे कनेक्टिव्स लगा दिए, सब लगा दिया, उसके बाद सिर्फ ट्रू आ रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। और अगर लास्ट कॉलम में कनेक्टिव्स लगाने के बाद, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फॉल्स 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 ही आ रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्ट्राडिक्शन। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। The contradiction is a compound proposition that is always false no matter what the truth value of the components are. Last column contains only false. ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, लास्ट कॉलम contains only true। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेटिस्फाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी ये होता है कि आपके पास लास्ट कॉलम में जो आपके रिजल्टेंट कंपाउंड प्रोपोजिशन का कॉलम है, उसमें आपके पास ट्रू भी है एंड आपके पास फॉल्स भी है, ठीक है, मिक्स्ड वैल्यूज आ रही है। द प्रोपोजिशन विच इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। मतलब यू हैव ट्रू एंड फॉल्स बोथ इन द लास्ट कॉलम। सेटिस्फाइबिलिटी क्या हो जाता है बेटा, सेटिस्फाइबिलिटी एंड कॉन्टिजेंसी आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्मूला, मतलब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है जो n एटॉमिक प्रोपोजिशंस को जोड़कर बनी है, इज सेड टू बी सैटिस्फाइबल इफ इट हैज द ट्रुथ वैल्यू t फॉर एटलीस्ट वन कॉम्बिनेशन। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ट्रुथ टेबल है और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है p एंड q का, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ मेरे पास कुछ भी वैल्यूज हो सकती है बेटा, मतलब ये तो चलो यहाँ रिपीट हो रही है, कैसे ये तो रिपीट हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें मेरे पास अगर एक ट्रू है और बाकी सब फॉल्स है, मेरे पास इसमें एक ट्रू है एंड बाकी सब फॉल्स है, फॉर एग्जाम्पल एंड वाले केस, अगर हमने एंड ले लिया, ये भी फॉल्स है ये भी ट्रू है, ठीक है, तो ये क्या है, सेटिस्फाइबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि एटलीस्ट एक कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास ट्रू आना ही आना चाहिए, तो आपके पास कॉम्पोजिशन कैसा हो जाएगा, सेटिस्फाइबल। ठीक है, और कॉन्टिजेंसी क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स मिक्स। बेटा ये भी तो कॉन्टिजेंसी हो गया ना, आपके पास लास्ट कॉलम में ट्रू भी आ रहा है ना आपके पास फॉल्स भी आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ एल्जेब्रा लॉज पढ़े थे, ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, एल्जेब्रा लॉज ऑन प्रोपोजिशन। ठीक, तो आइडेंटिटी लॉज होते हैं इस पे, अगर आप किसी प्रोपोजिशन को और कराओ फॉल्स के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, वो प्रोपोजिशन खुद और है, या तो पी ले लो या तो एफ ले लो, तो आपके पास बेटा क्या आएगा, पी। ठीक है, फिर उसके बाद है पी और ट्रू, मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये भी ट्रू है तो भी क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, बट अगर ये आपके पास बेटा क्या है, फॉल्स, तो भी क्या आएगा आपके पास, ट्रू। ठीक है, तो P और ट्रू आपके पास क्या देगा, ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर अगर P ट्रू है, ठीक है, एंड P फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स बेटा आपको क्या देगा, ट्रू, जो P की वैल्यू है। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हुआ, फॉल्स फॉल्स भी बेटा आपको क्या देगा, फॉल्स, जो किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है। सो P और F आपको क्या देगा, P। ठीक है, अगर ट्रू है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। उसके बाद एंड का केस समझ, मतलब
पी और ट्रू का केस समझ आया, ठीक है। पी एंड टी, पी एंड टी इज इक्वल टू पी, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ट्रू ट्रू मिलके क्या बन जाएगा बेटा, ट्रू। और यहाँ पे ट्रू किसकी वैल्यू आपके पास, पी की, है ना। और अगर ये बेटा ये फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू मिलकर क्या बन जाएगा, फॉल्स। एंड फॉल्स किसकी वैल्यू बेटा, पी की, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, पी, ठीक है। और अगर हम पी एंड एफ कराएंगे तो बेटा वो क्या आएगा आपके पास, एफ। कैसे, अगर ये ट्रू है एंड ये फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स क्या देगा आपको, फॉल्स। एंड अगर फॉल्स फॉल्स वो भी आपको क्या देगा बेटा, फॉल्स। इतनी बात क्लियर है, आइडेंटिटीज लॉ क्लियर है। देन कम्स योर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बेटा, बेस्ड ऑन ग्रुपिंग। पहले आप अगर एंड पे लगा रहे हो, दिस इज कंजंक्शन, तो पी एंड क्यू कर लो, फिर उसके रिजल्ट के साथ आर को एंड करा दो, या फिर पहले क्यू एंड आर कर लो, उसके रिजल्ट के साथ पी को एंड करा दो, वन एंड द सेम थिंग। सिमिलरली फॉर डिसजंक्शन, अगर आप पी और क्यू करा रहे हो, उसके बाद उसको मतलब उसका जो भी रिजल्ट है उसको और करा रहे हो किसके साथ, आर के साथ, या फिर पहले क्यू और आर को और करा लो, उसके बाद उसके रिजल्ट को पी के साथ और करा दो, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक। देन कम्स आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर आप पी को एंड कराओगे पी के साथ तो आपको पी ही मिलेगा डेफिनेटली। कैसे, देखो, अगर मैं बोलूँ पी जो है मेरे पास वो है ट्रू फॉल्स, एक और पी है ट्रू फॉल्स, तो बेटा पी एंड पी मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो पी एंड पी बेटा मुझे क्या मिल गया वापस, पी। पी एंड पी की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, पी के, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे इसका और करा दूं, पी और पी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। एंड फॉल्स फॉल्स बेटा क्या आएगा, फॉल्स। और में एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है कि जब आपके पास दोनों प्रोपोजिशन क्या हो, फॉल्स। इतनी बात क्लियर है, आइडेंटिटी लॉ क्लियर है। फिर आता है आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ, वही है, अगर आप पी एंड क्यू करा लो, मतलब पी और क्यू करा लो या क्यू और पी करा लो, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, बाकी हर कंडीशन में वो ट्रू है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ डिसजंक्शन, तो आप पी एंड क्यू करा लो या क्यू एंड पी करा लो, क्योंकि ये एक ही कंडीशन में ट्रू है, जो क्या है, जब दोनों आपके पास ट्रू हैं। तो अगर पी एंड क्यू ट्रू है तो ही आपके पास ट्रू होगा, ठीक है। क्लियर है ये लॉ, आगे बढ़े। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन एंड कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन, ठीक है। दोनों ही केसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव है, पी और क्यू एंड आर। तो पी और क्यू एंड पी और आर इज इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंजंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस पे, डिसजंक्शन पर, तो पी एंड क्यू और पी एंड आर, ठीक है। उसके बाद वी हैव कॉम्प्लीमेंट लॉ। आज इस बोर्ड को क्या हो रहा है, हाँ। उसके बाद वी हैव कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगर आप P और P का कॉम्प्लीमेंट कराओगे तो आपके पास देखो P है, P का कॉम्प्लीमेंट है, P और P का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो P अगर मेरे पास ट्रू है और मेरे पास फॉल्स है तो P कॉम्प्लीमेंट मेरे पास फॉल्स एंड ट्रू हो जाएगा। अब तो बेटा जब आप इसको और करोगे तो ये भी ट्रू आएगा एंड ये भी ट्रू आएगा। सिमिलर, तो क्या बात है कि अगर आप P और P कॉम्प्लीमेंट का और करा रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। और अगर आप वहीं इसका क्या करा दो बेटा, एंड, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। वही है, अगर आप P एंड P नेगेशन का क्या करा रहे हो, एंड, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स। इसको आप नेगेशन बोल लो या कॉम्प्लीमेंट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ट्रू का नेगेशन या ट्रू का कॉम्प्लीमेंट बेटा आपके पास फॉल्स है, एंड फॉल्स का नेगेशन या कॉम्प्लीमेंट आपके पास ट्रू है, ठीक है। ट्रू का नेगेशन इज फॉल्स एंड फॉल्स का नेगेशन इज ट्रू, ठीक है। इन्वॉल्यूशन लॉ क्या कहता है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो या फिर कॉम्पोजिशन को, सॉरी,
कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आपके पास वो स्टेटमेंट सिमिलरली मतलब सिमिलर आ जाती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या था बेटा वो, दैट इट क्या लिया था, शी इज साइक्लिंग, राइट। तो शी इज साइक्लिंग, ठीक है, ये मेरे पास पी प्रोपोजिशन हो गया। फिर मैंने इसका क्या कर दिया बेटा, नेगेशन, तो क्या हो गया, शी इज नॉट साइक्लिंग। फिर मैंने इसका दोबारा नेगेशन कर दिया, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या हो जाता है मेरे पास बेटा, शी इज साइक्लिंग। मतलब फॉल्स क्या हो गया, ट्रू क्या हो गया बेटा, ट्रू क्या हो गया बेटा यहाँ पे, फॉल्स, एंड फॉल्स का नेगेशन किया तो वापस क्या आ गया आपके पास, ट्रू, ठीक है। और वापस आपके पास वही स्टेटमेंट आ गई जिससे हम लोग चले थे, ठीक है। तो नेगेशन का नेगेशन करने से हमें वही स्टेटमेंट मिल जाती है जहां से हम लोग चले थे, या जो स्टेटमेंट हम लोगों ने मानी थी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बचपन, मतलब बचपन तो नहीं, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने डी मॉर्गन्स लॉ बहुत बार पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सभी उसमें पढ़ लिया है, सभी यूनिट्स में, राइट। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी, हाँ, जब नेगेशन बेटा अंदर आएगा, ठीक है, जब नेगेशन अंदर आएगा तो पी नेगेशन का हो जाएगा। अब आप और एंड का नेगेशन करोगे तो वो और बन जाएगा, ठीक है। एंड आप क्यू का नेगेशन करोगे तो वो नेगेशन क्यू बन जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है, ठीक है। और उल्टा भी ऐसे ही होता है। उल्टे से मेरा क्या मतलब था, कंजंक्शन डिंजंक्शन एंड डिसजंक्शन कंजंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, और क्यू, ये हो जाएगा नेगेशन पी एंड, क्योंकि आप और का नेगेशन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एंड, और का उल्टा क्या है आपके पास, एंड ये आ जाएगा नेगेशन क्यू। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है एक बार, ट्रुथ टेबल के, ट्रुथ टेबल से करके देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। क्योंकि मैंने एक भी ट्रुथ टेबल बना के दिखाई नहीं आपको किसी भी प्रोपोजिशन की या कंपाउंड प्रोपोजिशन की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें होना क्या चाहिए कि आपके पास LHS की एक कॉलम होनी चाहिए और आपके पास RHS की एक कॉलम होनी चाहिए, दोनों में सेम वैल्यूज होनी चाहिए। अगर दोनों में सेम वैल्यूज हैं तो ये इक्वल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखो तो हमें क्या क्या चाहिए, पहले हमें नेगेशन चाहिए, किसका, पी एंड क्यू का भी, इसमें नेगेशन यूज हो रहा है ना, तो पी एंड क्यू का नेगेशन करो पहले। अब उसके बाद हमें बेटा क्या चाहिए, पी एंड क्यू का एंड, मतलब पी एंड क्यू चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पी एंड क्यू का नेगेशन चाहिए, तो उसका भी कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए बेटा आपको, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू का, और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, यही चाहिए। एंड आपके पास ये दोनों कॉलम्स इक्वल आने चाहिए, आपके पास ये दोनों कॉलम्स क्या आने चाहिए बेटा, इक्वल, ठीक है। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, राइट। नेगेशन पी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। क्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। पी एंड क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू, फॉल्स, 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 ठीक है। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, राइट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का और, इन दोनों का क्या करना है बेटा, और इन दोनों का क्या करना है आपको, और, ठीक है, करो इनको और। फॉल्स, 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 ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, 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 ट्रू। ये दोनों कॉलम्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 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 राइट। सो डी मॉर्गन्स लॉ हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ। LHS, truth values for LHS
is equal to truth values for RHS. तो डी मॉर्गन लॉ इज, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कैसे बनानी है ट्रुथ टेबल? देन वी हैव एब्सॉर्प्शन लॉ. एब्सॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? दैट अगर आप P को और करा दो किसके साथ, P एंड Q के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा वापस? P. करके देख लेते हैं. येलो येलो डर्टी फेलो, क्या कहते हैं? तो बेटा P है, ठीक है, Q है, और क्या चाहिए आपको? P एंड Q. और क्या करना है फिर? P और P एंड Q, यही करना है. तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स. ठीक है, अब ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स. अब करो इनका और, क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. तो क्या ये वैल्यूज P कॉलम के इक्वल नहीं है ना? तो एब्सॉर्प्शन लॉ होल्ड्स ट्रू, एब्सॉर्प्शन लॉ होल्ड्स ट्रू. ठीक है, क्योंकि क्या हो गया? LHS, ट्रुथ वैल्यू फॉर LHS आर इक्वल टू ट्रुथ वैल्यूज फॉर RHS, हेंस प्रूव्ड वाया ट्रुथ टेबल. ठीक है, आगे बढ़े. फिर आता है बेटा आपके पास थियरी ऑफ इन्फेरेंस. थियरी ऑफ इन्फेरेंस क्या कहता है? That the theory of inference deals with the methods and rules used to derive conclusions logically from the given premises. Premises क्या होती है आपके पास? P values. ठीक है, आपके पास जो P होता है वो होता है premises या hypothesis, and Q जो होता है वो आपके पास क्या होता है? conclusion. तो जो premises से conclude कर रहे हो that is your conclusion. ठीक है, so theory of inference क्या काम करता है? वो हमें rules देता है. It provides us rules or methods to derive conclusion logically from the given premises. ठीक है, premises क्या है? वो statement जिनको हम क्या मानकर चल रहे हैं कि true है. ठीक है, मानकर चल रहे हैं कि true है, बाद में वो true आए या false आए, it depends on the rules or methods we used. ठीक है, बाद में conclusion true आएगा या false आएगा वो हमें नहीं पता होता, हम सिर्फ rules लगाते हैं, काम करते चलते हैं. true आएगा तो true, नहीं तो हम बोल देंगे our assumptions were false. It provides formal rules to describe how valid arguments can be constructed in propositional logic. तो हमें क्या बताता है ये हमें rules देता है किसके लिए? वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए. वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जिसमें प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग या प्रेमाइसेस के अकॉर्डिंग आपके पास एक वैलिड कंक्लूजन है. प्रेमाइसेस के अकॉर्डिंग आपके पास एक वैलिड कंक्लूजन आए. ऐसा ना हो कि अगर आपके पास प्रेमाइसेस सारी फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू हो जाए, या फिर कंक्लूजन फॉल्स है. ठीक है, या फिर ये हो कि कंक्लूजन आपके पास ट्रू है लेकिन प्रेमाइसेस क्या है बेटा? फॉल्स. तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जब आपके पास लॉजिकल आंसर आ रहा है हर प्रेमाइस का. ठीक है, जब आपके पास लॉजिकल आंसर आ रहा है. तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है? जिसमें जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो करता है किसको? प्रेमाइस को. ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर क्या होता है इन्फ्रेंस थियरी में, या मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेमाइस. ठीक है, प्रेमाइसेस एक या एक से ज्यादा. ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूजन निकाल रहे हैं. उससे क्या निकाल रहे हैं? कंक्लूजन. वन और मोर प्रेमाइसेस assumed to be true statements, a conclusion the statement that follows logically the premises. ठीक है, अब कंक्लूजन किसका निकाल रहे हो बेटा? प्रेमाइसेस का. किसका कंक्लूजन निकल रहा है बेटा? प्रेमाइसेस का. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेमाइसेस इंप्लाइज कंक्लूजन, और कंक्लूजन लॉजिकली किस पे डिपेंडेंट है? प्रेमाइसेस पर. और अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैलिड आर्ग्यूमेंट. इतनी बात क्लियर है? तो प्रेमाइस क्या होता है? प्रेमाइस इज अ स्टेटमेंट or proposition that provides support, evidence or reason for another statement. It is an assumed true statement from which the conclusion is logically derived. तो देखो प्रेमाइस क्या होता है? प्रेमाइस आपको एविडेंस देता है. मैंने बोला
कि मेरे को पता है ये चीज सही है, ठीक है, मैंने बोला मुझे पता है कि कोई चीज है या कोई बात है जो सही है, ठीक है, तो क्या चाहिए होगा बेटा, उसके लिए प्रूफ भी तो चाहिए होगा, उसके लिए हमें प्रूफ भी तो चाहिए होगा, है ना, उसको हमें प्रूफ करने के मतलब हमारी जो जैसे कंक्लूजन है, देखो a premise is a statement or proposition that provides support, evidence, reason for another statement to be true or false. मैंने बोला, मैंने कंक्लूजन दे दिया कि ये बात सही है, ठीक है, मैंने कंक्लूजन दे दिया ये बात सही है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ है, ठीक। अब मुझे उस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेटमेंट से मतलब कुछ एविडेंस भी तो चाहिए होंगे, कुछ प्रूफ्स भी तो चाहिए होंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट के केस में क्या होता है बेटा, प्रमाइसेस। क्या होंगे प्रमाइसेस इसके, द क्वेश्चन पेपर वाज टफ, राइट। अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो मैं बोल सकती हूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज टफ, या मैं ये बोल दूँ द यूनिट्स आर टफ, तो कंक्लूड कर सकती हूँ कि हाँ डीएम इज टफ, है ना, हालांकि वो टफ है नहीं, थोड़ी सी लॉजिकल है बट टफ नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। देन कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन इज अ स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम वन और मोर प्रमाइसेस यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फरेंस। प्रमाइसेस पर रूल्स ऑफ इन्फरेंस लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कंक्लूजन। इतनी सी बात है आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में वैसे भी हम लोग प्रूव कर रहे होते हैं एक दूसरे को, अगर आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने तरफ से सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हो, एक एक बात गिनवा रहे होते हो कि भाई तुमने हाँ ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो सब, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड, मतलब आर्ग्यूमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, ठीक है, और जो जितने ज्यादा प्रूफ दे देता है वो उतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट में गलत हो जाता है ना, ऐसे होता है रियल लाइफ में, ठीक है। इट इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। फिर आता है हमारे पास, हमने ये तो बोल दिया रूल ऑफ इन्फरेंसेस, अब ये कौन कौन से हैं, ROI, ठीक है। सो पहला है मॉडस पोनेन। मॉडस पोनेन क्या है, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसमें क्या होता है, अगर मैं बोलूँ दैट P इम्प्लाइज Q, अगर मैं बोल रही हूँ कि P इम्प्लाइज Q है और P आपके पास ट्रू है, तो Q को आपके पास ट्रू होना पड़ेगा, दिस इज मॉडस पोनेन, ठीक है। एग्जाम्पल देके कराया था पूरा पूरा। फिर मॉडस टॉलन क्या होता है बेटा आपके पास, अगर मैं बोल रही हूँ दैट P इम्प्लाइज Q है, ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ कि Q जो है वो नेगेटिव है या नेगेशन है, मैं बोल रही हूँ दैट P वाली स्टेटमेंट ट्रू है एंड Q वाली भी क्या हो जाएगी ट्रू, अगर P इम्प्लाइज Q है, ठीक है। पर मैंने क्या बोला, जो काम मुझे करना था वो मैंने किया ही नहीं, नेगेशन Q, ठीक है। अगर मुझे सोकर उठना था, मैं उठी ही नहीं, तो फिर बेटा मैं मार्केट जा ही नहीं पानी की ना। बात समझ आ गई, मॉडस टॉलन, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, दिस इज लॉ ऑफ डिटैचमेंट। अगर P इम्प्लाइज Q है और P आपके पास ट्रू है तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, मॉडस पोलन है ये। एंड मॉडस टॉलेंस क्या है, अगर P इम्प्लाइज Q है, जो आपके मतलब P इम्प्लाइज Q है एंड Q जो है वो नेगेशन में है, तो आपके पास P भी किस में होगा बेटा, नेगेशन में, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, तो यही होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास एडिशन। एडिशन क्या होता है, एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉर्म P। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास P स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे एक काम करना है, ठीक है, और वो मैंने कर दिया। अब सामने वाले ने मुझे चॉइस दे दी, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मुझे आपकी एक यूनिट के नोट बनाने थे, मैंने बोला मुझे आपकी एक यूनिट्स की PPT बनानी थी, नोट्स नहीं PPTs बनानी थी, तो मैंने अपना P काम तो कर दिया ना। अब मुझसे बोला जाए कि दूसरी यूनिट की भी PPT बना दो, ठीक है, तो वो मेरी मर्जी। तो एडिशन इज दिस, बात समझ आ गई। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि अगर आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की PPTs बनानी है, दोनों की बना दी, ठीक है, तो अब अगर मुझसे P के बारे में पूछा जाएगा कि कि मैम
यूनिट 1 की पीपीटीज बन गई? तो मैं बोलूंगी हाँ। और अगर इसी केस में मुझसे पूछा जाएगा कि यूनिट 2 की पीपीटी बन गई, मैं बोल दूंगी हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों काम निपटा दिए अपने। इतनी बात क्लियर है? सिंप्लीफिकेशन। एडिशन में क्या था कि मैंने बोला, मतलब मैंने एक यूनिट की पीपीटी बना दी, अपना एक काम हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे एक और काम आया कि मुझे ये काम करना है, तो वो मैं करूं या ना करूं, दैट इज माई चॉइस, बिकॉज मैंने अपना एक काम ऑलरेडी कर दिया। और में तो एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा ना। इतनी बात समझ आ गई? और एग्जाम्पल लेने की नीड है एडिशन के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए? ठीक है। देन वी हैव कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? दोनों ही कंडीशन को क्या होना पड़ेगा? ट्रू। दोनों ही कंडीशन को क्या होना पड़ेगा? ट्रू। ठीक है। जैसे आई एम नितांशी और दूसरी स्टेटमेंट हो गई आई एम अ CS टीचर। ठीक है। तो इसका जो कंजंक्शन आएगा बेटा वो क्या होगा? आई एम नितांशी एंड अ CS टीचर। ठीक है। तो दोनों कंडीशन को क्या होना पड़ेगा बेटा? ट्रू। ठीक है। तो कंजंक्शन का यही मतलब है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डेलिमा। कंस्ट्रक्टिव डेलिमा में क्या होता है? अगर P इम्प्लाइज Q है, ठीक है, एंड R इम्प्लाइज, बेटा P इम्प्लाइज Q है एंड R इम्प्लाइज S है, ठीक है। सो P इम्प्लाइज Q है, R इम्प्लाइज S है एंड P और R है, ठीक है। P और R है तो आपके पास क्या आएगा? Q और S। क्या आएगा? Q और S। करा था ना एक एग्जाम्पल इसका P एंड Q में हमने, इफ इट इज रेनिंग, ठीक है, एंड if it is raining and if it is sunny the flowers will bloom, sorry, if it is raining, ठीक है, if it is raining the ground is wet, ठीक है, if it is sunny the flowers will bloom, ठीक है। so P और R क्या है? या तो बारिश होगी या तो सनी होगा, ठीक है, या तो बारिश होगी या तो मौसम सनी होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आएगा? अगर बारिश हुई तो ग्राउंड गीला हो जाएगा और अगर मौसम सही रहा, धूप रही, तो फ्लावर्स खिल जाएंगे। यही एग्जाम्पल किया था, समझ आया? उसके बाद आता है हमारे पास एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन क्या होता है बेटा आपके पास? P इम्प्लाइज Q। अगर P इम्प्लाइज Q है, ठीक है, तो P इम्प्लाइज P एंड Q भी ट्रू हो जाएगा आपके पास, आई एम सॉरी, ठीक है। मतलब इफ इट इज, मतलब इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, वो वाला कंडीशन, इफ इट्स रेन द ग्राउंड गेट्स वेट, इफ इट रेन्स एंड द ग्राउंड गेट्स वेट, ठीक है। बात समझ आ गई? देन वही फिर आपके पास आता है डिस्ट्रक्टिव डेलिमा। डिस्ट्रक्टिव डेलिमा क्या होता है? द आर्ग्यूमेंट इज ऑफ द फॉर्म P implies Q। P क्या था? इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, अगर बारिश हुई तो ग्राउंड क्या हो जाएगा? गीला। एंड इफ इट इज सनी द फ्लावर्स विल ब्लूम, ठीक है, ये कंडीशन थी। नेगेशन Q, नेगेशन S। नीदर द ग्राउंड गेट वेट नॉर द फ्लावर्स ब्लूम। ना तो बारिश हुई, ना तो बारिश हुई है, ना तो फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स खिले हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है? अगर बारिश नहीं हुई, सॉरी, अगर ग्राउंड गीला नहीं हुआ, दिस इज ग्राउंड के लिए स्टेटमेंट। सो अगर ग्राउंड गीला नहीं हुआ तो क्या मतलब है? बारिश नहीं हुई। और अगर फ्लावर्स ब्लूम नहीं किए तो क्या है? सनी नहीं था मौसम, या धूप नहीं निकली थी। इतनी बात क्लियर है? एग्जाम्पल्स ही बेटा आपको ऐसे दिए गए थे कि आपको एक ही बार में समझ आ जाए। और वही एग्जाम्पल मैंने रिपीट करे हैं। इसमें से एक स्लाइड गायब है, कोई बात नहीं।
एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ. It is not there. Hypothetical. Syllogism है ना, पढ़ा था. हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म क्या होता है बेटा आपके पास? इफ यू स्टडी, मतलब हम लोगों ने इसमें एक एग्जांपल लिया था, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, मतलब P implies Q, Q implies R, then कंक्लूजन क्या आता है बेटा आपके पास? P implies R. इतनी चीज समझ आई? If you study hard you will pass, if you will pass you will get happy. So if you study hard you will get happy. ठीक है. और कौन सा रह गया आपके पास? एक सेकेंड. हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म समझ आया? Then you have disjunctive. Disjunctive. Syllogism. तो बेटा डिसजंक्टिव सिलोगिज्म आपके पास क्या होता है कि इफ P और Q, ठीक है, P और Q को हम क्या मान के चल रहे हैं? ट्रू. नेगेशन Q gives you P. ठीक है. अगर मैं बोलूं दैट she eats pizza, she will eat dinner or will skip it. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि या तो वो डिनर करेगी या तो उसको स्किप कर देगी. ठीक है, मैं बोल रही हूँ नेगेशन क्यू है, तो क्यू स्टेटमेंट बेटा आपके पास स्किप वाली है. सो शी डिड नॉट स्किप द डिनर, तो उसने डिनर को स्किप नहीं किया. शी डिड नॉट स्किप द डिनर. ठीक है, तो बेटा आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा? अगर उसने डिनर को स्किप नहीं किया तो इसका क्या मतलब है कि उसने डिनर कर लिया. ठीक है, शी हैड मैं बोल दूं शी इज डन विद द डिनर. इतनी चीज समझ आ गई डिसजंक्टिव सिलोगिज्म. ठीक है, वो स्लाइड गलती से मिस हो गई है बट कोई बात नहीं. क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं हम बेटा प्रेडिकेट लॉजिक पे. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, स्टेटमेंट्स आती है आपके पास, हमने काफी सारी स्टेटमेंट्स भी सॉल्व की थी. So predicate logic, also called as first order logic, is a system of logic that allows us to describe and reason about objects, their properties and their relationship in the precise way. अगर आप प्रोपोजिशन लॉजिक की स्टेटमेंट को छोटा करके लिख दो, एक प्रिसाइज वे में लिख दो, क्या यूज करके? ऑब्जेक्ट्स यूज करके. ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करके, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? प्रेडिकेट लॉजिक. It extends propositional logic by generalizing and quantifying the proposition over the given universe of discourse. तो बेटा क्या करता है ये? प्रोपोजिशन लॉजिक को थोड़ा सा, मतलब हायर वर्जन है प्रोपोजिशन लॉजिक का, उसमें वो क्या कर देता है? ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. स्टाइलस है.
ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेसिस पर बेटा ये क्या कर देता है, उसको क्वांटिफाई कर देता है या फिर जनरलाइज कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पास प्रोपोजिशन जो होता है आपका वो प्रिसाइज हो जाता है, कंसाइज हो जाता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है या जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो क्या हो जाएगा आपके पास, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इफ आई टॉक अबाउट टीचर्स, तो वो भी क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स के थ्रू होता है। इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एवरी इंडिविजुअल हैज द प्रॉपर्टी, हर एक इंडिविजुअल की या हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, किसमें बेटा, प्रेडिकेट लॉजिक में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट एक्स सिंग्स, ठीक है। एक स्टूडेंट है एक्स एंड वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो ये क्या हो गया इसका प्रेडिकेट लॉजिक। अब यहाँ पर ये भी चीज हो सकती थी कि सारे स्टूडेंट्स गाना गा रहे हैं, मतलब इट्स अ क्वायर, ठीक है। तो क्वायर में क्या होता है, फॉर ऑल एक्स, ये क्वायर भी फॉर ऑल नहीं होता क्योंकि कुछ ही बच्चे होते हैं क्वायर में, तो ये हो जाता देयर एग्जिस्ट सम स्टूडेंट हु सिंग्स। अगर मैं प्रेयर की बात करूँ, प्रेयर में तो हर कोई गा रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट एक्स सिंग्स। तो ये क्या हो गया बेटा, आपके पास प्रोपोजिशन को हमने लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट टू इन अ प्रिसाइज वे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगी, मतलब ऑब्जेक्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ऑब्जेक्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बढ़े। देन components of predicate logic, in a predicate logic statements are made up of predicates, describes properties और relationship, जैसे p x, तो ये बेटा ये हो गया प्रेडिकेट, p x क्या हो गया आपके पास, प्रेडिकेट। वेरिएबल्स क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल, मतलब जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। अगर मैं बात करूं p x की, ठीक है, एंड x इज अ स्टूडेंट, तो बेटा x की जगह कोई भी बच्चा हो सकता है, राम श्याम सीता गीता सब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। क्वांटिफायर क्या हो गया, स्पेसिफाई हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स अ स्टेटमेंट रेफर्स टू। अब जो स्टेटमेंट है या तो वो सभी को रेफर करेगी या फिर कुछ को रेफर करेगी। सो अगर वो सबको रेफर कर रही है तो इट इज फॉर ऑल, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। व्हाई यूनिवर्सल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द पीपल एग्जिस्टिंग या ऑल द ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट फ्रॉम अ सेम डोमेन, ठीक है। और अगर हम सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहे हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं पूरे डोमेन में से या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से, सो बेटा ये क्या है, देयर एग्जिस्ट सम, इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मतलब कुछ ही ऑब्जेक्ट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्लियर है। और इन्हीं क्वांटिफायर्स को लगा देते हैं तो हमारे पास जो प्रोपोजिशन होता है वो क्या हो जाता है, क्वांटिफाइड हो जाता है। एंड क्वांटिफाई होके क्या बन जाता है बेटा, वो प्रेडिकेट लॉजिक। दो ही कंडीशन है, या तो फॉर ऑल या तो फिर देयर एग्जिस्ट सम, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद वी हैव लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स तो डेफिनेटली होने ही है, एंड, नॉट, एंड, और, इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ। तो बेटा ये किसके बीच में लगता है, प्रेडिकेट्स के बीच में लगता है, टू शो द रिलेशनशिप। उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस भी लगाते हैं हम, व्हाई, टू ग्रुप एक्सप्रेशंस एंड अवॉइड एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है बेटा, डुप्लीकेसी हटाना, मतलब एक जैसे दो प्रेडिकेट लॉजिक नहीं होंगे। पैरेंथेसिस एम्बिग्विटी हटा देता है, कंफ्यूजन हटा देता है पूरी तरीके से, ठीक है। जैसे कि हम सिंप्लीफाई भी करें तो सिंप्लीफिकेशन में व्हेन वी यूज ब्रैकेट्स, व्हेन वी यूज ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, तो मुझे पता है पहले मुझे ये सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस सॉल्व करने हैं, उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रेसेस सॉल्व करने हैं, एंड उसके बाद बाहर कुछ होगा तो उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस क्या बताता है, वो एक्सप्रेशन को ग्रुप कर देता है, उसको प्रायोरिटाइज कर देता है, ठीक है, ग्रुप कर देता है, उसको प्रायोरिटाइज कर देता है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स, बेटा कॉन्स्टेंट्स क्या होता है आपके पास, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला P स्टूडेंट, ये क्या हो गया वेरिएबल, स्टूडेंट तो बेटा कोई भी हो सकता है ना, या मैं बोलूँ स्टूडेंट X, स्टूडेंट X, तो बेटा स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल। पर अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, मैं बोलूं स्टूडेंट नितांशी, तो बेटा मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, तो इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट हाँ मेरा तो प्रॉपर्टी गलत हो गई टीचर नितांशी, ठीक है टीचर, पर मैं भी तो कभी स्टूडेंट रही होंगी ना, ठीक। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टीचर X, बहुत सारे टीचर्स हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में डिफरेंस समझ आया, ये यहाँ समझ लो, बिकॉज आगे जो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे इसके लिए, इन्फेरेंस रूल्स, ठीक है, उसमें भी काम आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? देन वी हैव वेल फॉर्म फॉर्मूलाज, बेटा वेल फॉर्म फॉर्मूलाज क्या होता है, WFF इन प्रेडिकेट लॉजिक इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन बिल्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स ऑफ फॉर्मेशन। देखो जहां पर आपका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो करेक्ट है, उस पर जो रूल्स लगे हैं वो करेक्ट लगे हैं, एंड पैरेंथेसिस का यूज भी अच्छा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, ठीक है। मतलब वो फॉर्मूला कभी गलत हो ही नहीं सकता इन एनी ऑफ द केस, तो वो क्या आपके पास वेल फॉर्म्ड फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है वो, ठीक। ये याद रखना, स्पेसिफिक रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, पर्टिकुलर कुछ रूल्स लगाकर बनाया गया फॉर्मूला, ठीक। आगे बढ़े, वी हैव इन्फेरेंस थ्योरी ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक एज वेल। तो पहला है यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, तो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, बाय दिस रूल इफ द प्रेमाइस फॉर ऑल एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू, अगर हमारे पास ये ट्रू है, ठीक है, हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी एक्स ट्रू है, देन पी सी इज ट्रू, और पी सी बेटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट, पी सी क्या आपके पास कांस्टेंट, अभी करके भी बताया था, जैसे फॉर ऑल एक्स पी एक्स, मतलब फॉर ऑल एक्स टीचर एक्स, ठीक है, मैंने सभी टीचर्स की बात की थी, मतलब एक्स, फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ टीचर, फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ टीचर, ठीक है, एंड वहां पे फिर मैंने कांस्टेंट टीचर की बात की थी, अपनी ही की थी, तो ये क्या हो गया, टीचर नितांशी, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या हो गया बेटा, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, मतलब पूरे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में से मैंने एक टीचर निकाली है ढूंढकर, ठीक है, मैंने एक टीचर निकाली है ढूंढकर, तो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, एक स्पेसिफिक टीचर की बात की गई है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। फिर है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या होता है कि अगर पी सी ट्रू है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन मतलब आपके पास एक वैल्यू के लिए चीज है, मैंने बोला एक्स इज अ टीचर, कोई भी टीचर ले लो, जैसे ओहो if px is true for all c then universe for all x px is true, अगर मैं बोलूं टीचर्स हैं कोई, ठीक है, जो पी सी है वेयर सी इज नितांशी, ठीक है, और टीचर्स ले लो, एक और टीचर ले लेते हैं मोनिका मैम, ठीक है, और टीचर्स ले लो, दिव्यांजलि मैम, ठीक है, आकांक्षा मैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरा जो कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो ट्रू है, तो हमारे पास पूरा ही फॉर ऑल टीचर्स इट इज ट्रू, फॉर ऑल टीचर्स इट इज ट्रू, ठीक है। सो अगर मेरे पास पी सी जो है वो ट्रू है, देन फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू,
ठीक है, क्योंकि नितांशी मैम के लिए भी सही है, मोनिका मैम के लिए भी सही है, दिव्यांजलि मैम के लिए भी सही है, कांक्षा मैम के लिए भी सही है, एंड ऐसे बहुत टीचर्स होंगे हमारे पास, राइट। सो टीचर्स के सभी डोमेन के लिए इट इज ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन। एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है बेटा, फॉर सम में से कोई एक पर उठा लो, मतलब फॉर देयर एग्जिस्ट सम जो होता है ना, कि हम लोग टीचर्स की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डोमेन है, ठीक है, टीचर्स का। अब मैं उसमें डोमेन में बात कर रही हूँ सीएस के टीचर्स का, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट सम टीचर्स हु टीच सीएस, एंड उसमें से भी अगर आप एक पर्टिकुलर टीचर को उठा लो, जैसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन। मतलब देयर एग्जिस्ट सम में से भी आप किसकी बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। So by this rule, if the premise there exists some px is true, then px is true where c is a particular member of the universe of discourse। बेटा यूडी क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इतनी बात क्लियर है। सभी टीचर्स ही टीचर्स, हर टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। वी हैव नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, वी हैव नंबर ऑफ टीचर्स इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। सो उसमें से अगर मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस के टीचर्स की बात की, तो देयर एग्जिस्ट सम टीचर्स वेयर एक्स इज अ टीचर हु टीचर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड उस कंप्यूटर साइंस के टीचर्स में से भी आपने एक टीचर को ले लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास, एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन। आई होप इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। फिर आता है यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट। मतलब मॉडस पोनेंट पे आपने क्या लगा दिया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। बाय दिस रूल इफ px implies qx ट्रू, by this rule if px implies qx is true for every x and pc is true for some particular member, then qc is true। बेटा मॉडस पोनेंट क्या था, if p implies q is true and p is true then q is also true। मॉडस पोनेंट अभी यही तो पढ़ा है। अगर आपने इसमें क्या लगा दिया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर px qx px qx, बस, ठीक है। अगर मैं बोलूं फॉर ऑल टीचर्स हु टीचर्स, ठीक है, पीसी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि पी एक्स कोई टीचर है एंड उनका काम है पढ़ाना, ठीक है। सो इफ पी इज अ टीचर देन शी टीचर्स, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ कि नितांशी इज अ टीचर, नितांशी मैम इज अ टीचर, तो बेटा क्यू एक्स क्या हो जाएगा, दैट शी टीचर्स। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। इतनी बात क्लियर है। तो यूनिवर्सल मॉडस पोनेंट समझ आया। बस यूनिवर्स यहाँ पे नाम, मतलब यहाँ पे आगे क्या लिख दिया यूनिवर्सल, इसलिए यहाँ पे क्या लगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। मॉडस पोनेंट का काम वही एक है जो इन्फ्लुएंस थ्योरी में था एंड जो भी यहाँ पर भी है। बेटा इन्फ्लुएंस थ्योरी तो पढ़ रहे हैं हम किसके लिए, प्रेडिकेट लॉजिक के लिए बस, ठीक है। फिर आता है आपके पास यूनिवर्सल मॉडस टॉलेंट। By this rule, if px implies qx is true for every x, then negation qc is true for some particular member, ठीक है। Then negation pc is true as well। वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे for all teachers teaches, for all teachers who teaches, ठीक है। अब c में बोल दूं जैसे नितांशी डज नॉट टीचर्स, ठीक है, नितांशी डज नॉट टीचर्स, तो अगर वो पढ़ा नहीं रही है तो शी इज नॉट अ टीचर, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम अ टीचर। इतनी बात क्लियर है। तो अगर Q वाला स्टेटमेंट आपके लिए नेगेट हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि P वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, नेगेट। क्लियर है। इफ टीचर टीचर्स एंड एक पर्टिकुलर कोई टीचर है जो पढ़ा नहीं रहा है, तो वो बेटा टीचर भी नहीं है। समझ आ गया। इतनी बात क्लियर है, समझ आई आपको यूनिट 3। इसी के साथ हमने यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, सबके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, और हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ हमारी मतलब लेक्चर्स भी लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका रिविजन भी करा दिया है एक ही वीडियो में, ठीक है। सो वी आर डन विद द वन शॉट ऑफ यूनिट 3 एज वेल। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, एंड इन एनी केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज कॉमेंट कर देना, ठीक है।
सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वन शॉट के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।